हेलो क्लास। मैं दुर्गेश सिंह आपका स्वागत करता हूं दुर्गेश सिंह क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम आप देख चुके थे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। आज हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ रासायनिक समीकरणों का कि उनको कैसे संतुलित किया जाए। चलिए, जैसे मान लीजिए हमको समीकरण में दिया गया कि हाइड्रोजन है, क्या कहा गया कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्रिया कराने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। तो इसका रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। तो जब हमको इसका संतुलित रासायनिक समीकरण देने के लिए कहेगा तो हमें पता है कि हम हाइड्रोजन को H2 से डिनोट करते हैं और किससे? क्लोरीन को Cl2 से डिनोट करते हैं, जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है HCl। तो अब देखिए, इधर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना है? 2, क्लोरीन कितना है? 2, लेकिन यहां हमारी दोनों की संख्या क्या है? 1 है। तो इसके लिए हम आप क्या करेंगे? इसमें सीधे सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया हमारा समीकरण संतुलित। तो इस विधि को हम आप कहते हैं अनुमान विधि। कौन सी विधि है? अनुमान विधि। हीट एंड ट्रायल मेथड से हम आप समीकरण को संतुलित कर रहे हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। चलिए, और एक दो समीकरण हमारे दिए गए हैं। बेरियम क्लोराइड है और एल्यूमिनियम सल्फेट है। तो बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, इनकी क्रिया करा लेते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। जब इनको हम आप जो है इनका रिएक्शन कराते हैं तो बन जाता है बेरियम सल्फेट। अरे भाई एक मिनट, बेरियम सल्फेट और क्या बन जाता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक, अब देखिए, बेरियम जो होता है, बेरियम की वैलेंसी होती है 2 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। तो फिर हमारा सूत्र बन गया BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। तो इस तरीके से इसका सूत्र बन जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। और उसके बाद इधर क्या बन रहा है भाई? इधर BaSO4 बन जा रहा है और AlCl3 बन जा रहा है। लेकिन समीकरण हमारा संतुलित नहीं है। अब इसको हम संतुलित करेंगे। देखिए, एक को पकड़िए, Ba दोनों तरफ है, कोई बात नहीं। क्लोरीन को देखिए तो क्लोरीन इधर 2 है, उधर 3 है। तो हम क्या करते हैं कि इस 2 से उस तरफ गुणा कर देते हैं जिस अणु में क्लोरीन है उसमें, और इधर जिस अणु में क्लोरीन है उसमें 3 से गुणा कर देते हैं। तो हम इसमें क्या करें? इसमें 2 से गुणा कर दिए, इसमें 3 से गुणा कर दिए, तो हमारा क्लोरीन की संख्या बराबर हो गई दोनों तरफ। अब देखिए, यहां जब हमने 2 से गुणा कर दिया तो देखिए एल्यूमिनियम की संख्या भी हमारी उधर 2 हो गई, इधर भी 2 हो गई। सल्फेट की संख्या देखें तो सल्फेट की संख्या में देखिए, यहाँ पे सल्फेट हमारा 3 है, यहाँ बेरियम 3 है, तो आप 3 से यहाँ गुणा कर दीजिए। ये समीकरण भी हमारा संतुलित हो गया। तो इसको हम आप क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड, अनुमान विधि या हीट एंड ट्रायल मेथड इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से हम आप रासायनिक समीकरण संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला एक समीकरण और आपका दिया गया है कि हमें दे दिया गया सोडियम धातु। क्या दे दिया गया? सोडियम। तो सोडियम को हम यहाँ पे Na लिखते हैं। और क्या दिया गया भाई? जल, वाटर। और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो बना लेगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। और साथ में हाइड्रोजन गैस हमारी निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी भाई? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन निकल जाएगी। आप एरो बना लेते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। देखिए, समीकरण हमारा संतुलित नहीं है।
समीकरण संतुलित नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। देखिए यहाँ पे OH2 है और यहाँ पे H1 है। अब इस जल के अणु को तोड़ेंगे हम, तो जल के अणु को तोड़ने पे हमको आपको पता है कि ये H प्लस आयन और OH माइनस आयन में टूट जाता है। जब ये H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है तब इसको हमें क्या करना होगा, बराबर करना है। तो यहाँ जितने H निकल रहे हैं यहाँ पे उतने H प्लस आयन होने चाहिए। तो वहां 2H निकल रहा है तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। अब जब 2 से गुणा कर दिया तो 2 तो OH भी हो गया, तो OH यहाँ पे है तो यहाँ 2 लगा देते हैं। अब देखिए सोडियम की संख्या बढ़ गई तो सोडियम वाले में भी 2 लगा दीजिए। तो इस तरीके से हमारे रासायनिक समीकरण संतुलित किए जा सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, तो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आज का हमारा है, इस टॉपिक के बारे में हम आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा अगला टॉपिक होगा कौन सा, संतुलित रासायनिक समीकरण के लाभ। संतुलित रासायनिक समीकरण के लाभ लिख लीजिए। संतुलित रासायनिक समीकरण होगा तो उससे हमको क्या क्या लाभ होगा। सबसे पहला लाभ होगा कि रासायनिक अभिक्रिया समझ में आती है, रासायनिक अभिक्रिया को आसानी से समझ लेते हैं। दूसरा है अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। अब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें देखिए उत्पाद भी बनेगा, तो आगे लिखेंगे सेकंड पॉइंट में, उत्पादों का ज्ञान हो जाता है। उत्पादों का ज्ञान हो जाता है। अगला है अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारकों और निर्मित उत्पादों में अभिकारक अणुओं या परमाणुओं की संख्या का ज्ञान हो जाता है। संख्या का ज्ञान हो जाता है। क्लियर है। अगला इस टॉपिक में हमको आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या देखना है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या पढ़ने हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए मेनली हमारे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा हो जाता है, एडिशनल रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन और हमारा हो जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन कौन सा, योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन कौन सी अभिक्रिया हो जाएंगे भैया, योगात्मक अभिक्रिया। सेकंड कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन जो है हमारी, ये 2 प्रकारों में इसको बांट दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। लेकिन मेनली हमारा होता क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है।
थर्ड हमारा क्या हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। आपको बता दिया जाएगा कि वियोजन और अपघटन में डिफरेंस क्या होता है। दोनों लगभग सेम प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आपको बता दिया जाएगा। चलिए देखिए, योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के केवल एक ही उत्पाद बनाएंगे, उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम आप कह देंगे कि भैया योगात्मक अभिक्रिया है, दोनों का योग हो गया है। जैसे देखते हैं H2 प्लस Cl2 फॉर्म्ड HCl, 2HCl। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का योग हो गया, तो दोनों का योग होने से क्या बन गया है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया है। तो इसी चीज को हम क्या कह देंगे, योगात्मक अभिक्रिया। तो ऐसी जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी, जैसे आपका कार्बन का जलना है, तो कार्बन को आप जला देते हैं तो C+O2 क्या बन जाता है भाई, CO2 बन जाता है, ठीक है ना। आयरन है, आयरन को जो है नमी की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेता है, Fe2O3 बना लेता है, फेरिक ऑक्साइड। इसको 4 कर दीजिए, संतुलित करना है, और इसको 3 कर दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, सॉरी यहाँ पे 2 लगा। तो इस प्रकार का समीकरण हमारे क्या कहलाएंगे, योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाएंगी, जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है, योग हो जाता है और एक नया पदार्थ बन जाता है। अब देखिए उत्पाद में ये जो हमारा बनेगा, इसकी जो क्वालिटी होगी वो कंप्लीटली हमारे अभिकारकों की क्वालिटी से भिन्न होती है। तो हम इसको क्या कहते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों या अभिकारकों की योग से एक नया पदार्थ या एक ही उत्पाद बनने की प्रक्रिया या अभिक्रिया क्या कहलाती है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। चलिए दूसरा क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एग्जांपल्स आप नोट करते जाइए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसको देख लेते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, देखिए मान लीजिए कि आप क्लास में फ्रंट सीट पे बैठे हैं, लेकिन कोई आपसे भी ज्यादा ताकतवर हो गया तब, और उसको भी फ्रंट सीट पर ही बैठना है, तो क्या करेगा, आपको वहां से हटा देगा। भाई आपसे ज्यादा ताकतवर है, आपसे लड़ भी नहीं सकते हैं, तो वो आपको आपकी सीट से हटा देगा। और ऐसी स्थिति में आप एक सीट उस जगह को छोड़ करके किसी दूसरी जगह पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही होता है कि जब किसी धात्विक लवण की क्रिया उस धातु से ज्यादा सक्रिय धातु से या परमाणु से करा देते हैं, तो वो उस परमाणु को क्या करता है, उस स्थान से हटा देता है, उस लवण से हटा देता है और उसका स्थान खुद ले लेता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या कह देंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो कहा जा सकता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है, जिनमें एक अधिक शक्तिशाली, अधिक सक्रिय परमाणु कम सक्रिय परमाणु को उसके स्थान से हटाकर या उसके लवण से हटाकर उसका स्थान ले लेता है, तो इसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझिए बात को, हमने लिया क्या, HCl, HCl की क्रिया करा दिया किससे, सोडियम धातु से। तो हमको आपको पता है कि सोडियम धातु हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय होती है, और जब इसकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय है तो ये इसमें से, इस अम्ल में से क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, और हाइड्रोजन हटा देगा तो उसका स्थान खुद ले लेगा और बना लेगा NaCl, और साथ में क्या मुक्त हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। समीकरण संतुलित कर लीजिएगा, संतुलित नहीं है, ठीक है। या फिर मान लीजिए हमने क्या ले लिया भाई, CuCl2 ले लिया, और इसमें कौन सी गैस प्रोवाइड कर दी, इसमें जो है, चलिए गैस नहीं प्रोवाइड करते हैं, पोटेशियम से क्रिया करवा देते हैं। पोटेशियम से क्रिया करवाएंगे, क्या बन जाएगा, 2KCl बन जाएगा, और कॉपर हमारी बाहर हो जाएगी। इस तरीके से अब इसमें देख रहे हैं ना कि धातु क्या कर रही है, एक धातु दूसरी धातु को उसके जगह से हटा करके उसका स्थान ले रही है। यहाँ पर पोटेशियम ने इसको क्या किया, हटा दिया, और हटाने के बाद इसको निकाल दिया, और ये देखिए उसका स्थान ले लिया।
तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कह देंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें आपका जो दूसरा होता है उसको हम आप कहते हैं द्विविस्थापन, या इसी को दूसरे तरीके से डिफाइन करेंगे तो हम इसको क्या कह देंगे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में आयनों की या परमाणुओं की अदला बदली होती है, परमाणुओं की क्या हो जाती है? अदला बदली हो जाती है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कह देते हैं। जैसे समझिए कि NaOH हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा दी, तो यह हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन को हटा दिया और हाइड्रोजन आकर के OH के साथ जुड़ गया। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा इसके साथ जुड़ जा रहा है और ये जो है इसके साथ जुड़ जा रहा है। तो इस तरीके से आयनों की क्या हो रही है? अदला बदली हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कह देते हैं? ये भी हमारी एक प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, लेकिन इसको हम कह देते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कह देंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कह देंगे। ठीक है। और अगला हमारा है वियोजन अभिक्रिया। अगला कौन सा है? वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? देखिए वियोजन और अपघटन दोनों लगभग एक ही प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ दो या अधिक उत्पादों में टूट जाता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ दो या अधिक उत्पादों में टूट जाता है या वियोजित हो जाता है, उसको हम क्या कह देते हैं? वियोजन अभिक्रिया कह देंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको दिया गया क्या? Fe2SO4 का होल थ्राइस फेरिक सल्फेट। इस फेरिक सल्फेट को हम क्या करें? इस फेरिक सल्फेट को गर्म कर दें। तो गर्म करने के दौरान होगा ये कि यहां से हमको क्या मिल जाएगा? फेरिक ऑक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 मिल जाएगा। साथ में क्या निकल जाएगा भैया? SO2 निकल जाएगा। और क्या बचा है? देखिए SO4 से SO2 निकल गया है, O निकल गया है, तो ऑक्सीजन बचा हुआ है। साथ में हमको क्या मिलेगा? O2 मिलेगा। समीकरण हमारा संतुलित नहीं। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि एक ही यौगिक हमारा कई सारे यौगिकों में या अणुओं में टूट जा रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कर देंगे? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। देखिए दूसरा देखिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको भी हम बहुत उच्च ताप, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चाक को हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म कर देते हैं, तो ये किसमें टूट जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड में, और इसमें से CO2 गैस हमारी बाहर हो जाती है। तो इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना बुझा चूना भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? बिना बुझा चूना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हाई टेम्परेचर पे गर्म कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूना मिल जाता है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वायरमेंट में मुक्त हो जाती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाएगा? वियोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। अब वियोजन और अपघटन में अंतर समझ लीजिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो जिनमें एक ही अभिकारक आपका दो या अधिक उत्पादों में तो टूट जाए, लेकिन अगर यही फिर से मिलकर के इसी का निर्माण कर दें, ये उत्पाद हमारे फिर से जुड़ जाएं और फिर से इसका क्या करें? निर्माण कर दें, तो उसको हम आप क्या कह देंगे? वियोजन अभिक्रिया कह देंगे। लेकिन अगर ये इसका फिर से निर्माण नहीं करते हैं तब हम इसको क्या कहेंगे? अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। अगर दोबारा इसका ये फिर से निर्माण नहीं कर पाते हैं तब क्या कह देंगे? अपघटन अभिक्रिया कह देंगे। क्लियर है? एग्जांपल्स नोट कर लीजिए तो आगे चलते हैं। हो गया होगा? अब हम आप देख लेते हैं ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। किसके आधार पे? ऊष्मा के आधार पे। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के
प्रकार। ऊष्मा के आधार पे अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है? तो ऊष्मा के आधार पे हमारी अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो होता है ऊष्माक्षेपी। कौन सा होता है? ऊष्माक्षेपी, यानी कि एक्सोथर्मिक। इसको क्या कहेंगे हम आप अंग्रेजी में? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरा कौन सा होता है? ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक किसको कहेंगे? चलिए पहले इसको हम आप डिफाइन कर देते हैं कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या है, और उसके बाद देख लेते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या है। देखिए, आप कभी ना कभी जो है जब घर में पुताई वगैरह होती है तो हम आप चूना लाते हैं, पाउडर वाला चूना लाते हैं, और उस चूने को क्या करते हैं कि कोई नांद वगैरह होती है जिसमें जानवर चारा वारा खाते हैं। क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन में हम आप इसको रख नहीं सकते, बाल्टी वगैरह में धातु वाली रखेंगे या जो मिश्र धातुओं की है, तभी उनके उनमें भी थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। इसके लिए किस में रख देते हैं? नांद में रख देते हैं। नांद या देसी भाषा में क्या कहेंगे उसको? हौदा। उसमें रख दिया जाएगा। जब उसमें हम आप उसको रख देते हैं तो उसमें रखने के बाद उसमें पानी डालते हैं। पानी डालने पे देखिए तो वो अपने आप उबलने लगता है। उबलने लगता है, इसका मतलब यह है कि क्या उसको हम गर्म करते हैं? गर्म नहीं किया जाता है। हम आप उसमें जब डाल देते हैं तो उसमें अपने आप ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके होने के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है। देखिए शब्द को समझिए, ऊष्मा छेपी, और छेपण का मतलब होता है फेंकना। छेपण का मतलब क्या होता है? फेंकना या मुक्त करना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो ऊष्मा मुक्त करती हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा मुक्त करती है क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो दूसरा वाला इसका जस्ट अपोजिट। चलिए इसका हम आप पहले का रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे ये हो गया हमारा बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। नाम क्या होगा इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना। इसमें क्या किए भैया? पानी मिला दिए। पानी मिला दिए, जल, वाटर। जब इसको मिला दिए तो ये बना लेता है CaOH का होल ट्वाइस, और क्या निकल जाती है साथ में? हीट इसमें से निकल जाती है। इसमें से हीट जो है बाहर निकल जाती है। तो इसको हम आप क्या कह देंगे भाई? इसका नाम लिख लीजिए आप, क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है भाई? इसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है। ऊष्मा जब बाहर निकल रही है तो उसको हम क्या कह देंगे? ऊष्मा मुक्त कर रही है, ऊष्मा को फेंक रही है, ऊष्मा निकाल रही है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा मुक्त होती है उसको क्या कह देंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह देंगे। क्लियर है? परिभाषा इसकी हो जाएगी, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके होने के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके होने के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। ऊष्माशोषी क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके होने के लिए ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके होने के लिए ऊष्मा प्रदान करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ऊष्मा देना पड़ता है अभिक्रिया को। तब उस अभिक्रिया को हम क्या कह देंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कह देंगे। क्या कह देंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके होने के लिए ऊष्मा देना पड़ता है या जो होने में के दौरान ऊष्मा ग्रहण करती हैं क्या कहलाती हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इसका रिएक्शन कौन सा हो जाएगा भाई? अभी जैसे कार्बन है यानी कि कोयला। अब कोयले को आप बिना ऊष्मा दिए जला सकते हैं। ये अलग की बात है कि जब कुछ कोयले में आग लग जाती है तो कोयला अपने आप जलता चला जाता है, लेकिन उसको प्रारंभ में जलाने के लिए कुछ तो ऊष्मा देनी पड़ेगी, और उसके बाद अगले कण को ये खुद ही ऊष्मा रिलीज कर रहा है, छोड़ रहा है, निकाल रहा है। तो फिर तो यह आपका ऊष्मा प्रारंभ में कैसा होगा? ऊष्माशोषी होगा। कार्बन को प्रारंभ में जलाएंगे तो यह कैसा हो जाएगा? ऊष्माशोषी। लेकिन बाद में ऊष्माक्षेपी हो जाता है। तो यह ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी दोनों रिएक्शन है।
लेकिन जैसे हम आप देखें कि मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, तो मैग्नीशियम रिबन हम आप छोटा सा ले लें और उसको जलाएं, तो जब तक वो तभी तक जलेगा जब तक उसको हम आग के सामने, आग के साथ में रखेंगे तब तक जलेगा। यानी इसको जब तक उष्मा देते रहेंगे तभी तक ये हमारा जलता रहेगा और फॉर्मेशन किसका करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, MgO बना लेगा, 2MgO बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको बाहर करेंगे तो बताइए अब ये रिएक्शन हो रहा है, ये सफेद रंग का चूर्ण हमको मिलेगा। अब जब ये रिएक्शन हो रहा है तो इस रिएक्शन के लिए हमको ऊर्जा देनी पड़ रही है कि नहीं देनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है। और जब ऊर्जा देनी पड़ रही है तो इसको हम क्या कह देंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो परिभाषा इसकी लिखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके होने के लिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके होने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। चलिए अब हम आप देख लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रियाएं और उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। इस प्रकार से अभिक्रिया की दिशा के अनुसार देख लेंगे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं और रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसकी स्टडी हम आप अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आपको कक्षा 10 के सारे वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, लगे रहिए। बोर्ड एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट साइंस का कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको आज पहला चैप्टर है आपका केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। अब इस पहले चैप्टर में हम आप काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन चल रहा है आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।